आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात रंजन, कोविड-19 विशेषज्ञ, एमडी पैथोलॉजिस्ट, कंकड़बाग, पटना। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में कोरोना की स्थिति क्या है। हम यदि बिहार के रिस्पेक्ट में कोरोना की स्थिति के बारे में बात करें तो हमारे बिहार में आप बोल सकते हैं कि यदि आप पिछले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले और यदि आप इस अगस्त ये लगातार ग्राफ्स को देखें तो एक बात क्लियर उससे समझ में आती है कि बिहार अब एक स्टेबल, जिसको सिचुएशन बोलते हैं, अस्थिर सिचुएशन, प्लेटो जिसको बोलते हैं साइंस के भाषा में, उस स्टेज में पहुंच गया है जहाँ के बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे नए केसेस के, डेथ के या तो इसको बोलते हैं बीमारी की एक ऐसी अवस्था जहाँ बीमारी जितनी फैलनी थी, जितनी बढ़नी थी, घटनी थी, उछाल होनी थी, वो से निकल के एक स्टेबल स्थिति में आ गई। जैसे हर साल डेंगू होते हैं, मलेरिया होते हैं, कालाजार होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो ये बीमारी कोरोना वायरस का जो बीमारी है कोविड-19 का, वो भी बिहार के ज्योग्राफिक एरिया में जनसंख्या में एक स्थिर स्थिति में आई। अब इस स्थिर स्थिति आने की सबसे बड़ी फायदा क्या है? इस सामान्य नागरिक मेडिकल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, जो बिहार सरकार जो हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, काफी तेजी से टेस्टिंग के नंबर्स बढ़े हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बढ़ी है, अच्छी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छी हुई है, मैनेजमेंट हमारी स्ट्रांग हो गई है। तो इस स्थिर स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि जब सब चीजें, बीमारी की इंटेंसिटी, इम्पैक्ट फैक्टर स्थिर हो गई है तो मैनेजमेंट उसको आसानी से काबू कर सकता है, कोई पैनिकी की स्थिति नहीं हो सकती। तो अभी हमारे बिहार के लिए सबसे अच्छी स्थिति हो गई कि अब वो जो फेज था कि कितना बढ़ेगा, कितना होगा, वो निकल गया है। अब हम एक स्थिति में आ गए हैं जहां हमारी गवर्नमेंट बड़ी अच्छे से काम कर रही है, सारी चीजों को काबू में करने की कोशिश कर रही है और काबू कर चुकी है एक तरह से। तो समाज को भी, डॉक्टरों को भी, पेशेंट्स को भी, परिवारजनों को भी ये समझना चाहिए कि बहुत घबराने वाला कोई विषय नहीं है। अब एक अस्थिर स्थिति में समाज, ये बीमारी समाज में पहुंच चुकी है हमारी सोसाइटी में, तो हम उसको अस्थिर स्थिति में ही लेकिन सावधानी बरतनी है, उसको नहीं छोड़नी है, लेकिन पैनिकी में नहीं जाना है। पैनिकी वाली स्थिति अब खत्म हो चुकी है, तो आप जितनी सावधानी रखेंगे बीमार होने पे या जो भी काम में, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। घबराहट से रिजल्ट्स गड़बड़ा जाते हैं और मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था हो चुकी है, तो बीमारी की इंटेंसिटी बढ़ने, उछल कूद करने की स्थिति खत्म हो गई है, एकदम प्लेटो हो गई है, स्थिर हो गई है, मैनेजमेंट मजबूत हो गई है। तो ये जो भय का वातावरण है उसको खत्म होना चाहिए। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भय का वातावरण नहीं है, एक सामान्य जिंदगी की तरफ बिहार जा सकता है। अब हम लोगों को वो भी सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कोरोना का जो यह समय चल रहा है इसमें अब एक स्टेबल पोजीशन आ गया है, यानी स्थिर अवस्था में पहुंच गया है और अब लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, यहाँ हम यह जरूर पूछना चाहेंगे कि लोगों में अभी भी थोड़ा बहुत डर तो है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अगर हल्की सर्दी, खांसी, बुखार भी हो रही है तो लोग इसे कोरोना समझ रहे हैं। तो हम यहाँ यह जानना चाहेंगे कि इसमें आप अंतर बताएं। नहीं, इसमें अंतर की जो बात है ना, देखिए जब कोई महामारी फैलती है, जैसे एक बार प्लेग फैला था सूरत में, या कभी डायरिया फैलता है, टाइफाइड फैलता है, डेंगू फैलता है, महामारी हर साल कुछ न कुछ, किसी न किसी बीमारी की हर देश में, हर राज्य में, किसी एरिया में कोई न कोई नई महामारी आती रहती है। एक सामान्य प्रक्रिया है, आप बोल सकते हैं बीमारियों की या किसी भी एटमॉस्फेयर की, कि कभी कोई बीमारी का महामारी फैलता है, कभी कम, कभी ज्यादा। तो अभी में सब जगह है, वर्ल्ड में भी है, अभी भी हैं, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। वैसे ही भारतवर्ष में भी दूसरे स्टेट में कहीं ज्यादा है, कम है। बिहार में भी एक स्टेबल स्थिति में हम लोग पहुंच गए। आप कह सकते हैं कि बिहार में हम लोग भारतवर्ष के दूसरे राज्यों से बढ़िया स्थिति में है प्रोग्नोसिस के मामले में, इलाज, और ये हमारे गवर्नमेंट की और लोगों के लिए अचीवमेंट की भी बात है। तो आप इसको एक बात समझ सकते हैं कि दूसरी बीमारियों और तीसरी बीमारियों और इससे डरने वाली बात तो खत्म ही कर दीजिए। उसको मलेरिया, किसी को सर्दी खांसी हो रहा है तो सिंपल फ्लू भी हो सकता है, किसी को फ्लू पड़ रहे हैं आज की तारीख में तो उसको डेंगू भी हो सकता है। बरसात का मौसम है, हर साल बरसात के मौसम में ऐसे ही डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे बुखार के, टाइफाइड बीमारियां बढ़ जाती हैं। और कोरोना पहले से है, तो आपको
ऐसे भी बीमारी होने पे सतर्क होना है। बीमारी होने पे क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है, किसी से मिलना है, किसी को बताना है जो उसका एक्सपर्ट है, हॉस्पिटल में जाना है, सरकारी प्राइवेट जहाँ भी, घर में नहीं बैठे रहना है। अभी हमारा क्या हो गया है कि हमारे जो भी बिहार के लोग हैं वो किसी भी कारणवश से थोड़ा संकुचित हो गए हैं। जो उनका नेचर नहीं था, जो आदत नहीं था, उस अपने आदत को डर के बदल लिया है। हमारे बिहार के लोग बड़े बहादुर होते थे, हैं भी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा घबराहट में बेवजह डरपोक हो गया। हमारे बिहार के लोग तो अंग्रेजों को पानी पिलाया हुआ है, समझे ना, वीर कुंवर सिंह जी ने। लेकिन हमारे बिहार के लोगों में ना थोड़ा अजीब सा भय, डर आ गया। मुझे इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। लोगों को ये समझना चाहिए कोरोना है या डेंगू है, हर साल बहुत सारा इस तरह का, डेंगू भी कम खतरनाक बीमारी नहीं है, हर साल होता है। मलेरिया से भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हमेशा बुरा सोचना, हमारा ऐसा डरना सोचना, ये तो ठीक है, सावधानी जरूरी है, बचाव जरूरी है, उसमें कोई गलती नहीं करना है। मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग करना है, हाथ सफाई, ये तो ऐसे भी करना है। खाने के पहले तो हम लोग हाथ धोते ही हैं, तो खाने के बाद भी धोते हैं, लेकिन घर में घुसने पे नहीं धोते थे तो धोने लगे तो अच्छी बात है ना। तो ये हमेशा करना है, नया करना है, पहले से करना चाहिए था, नहीं करते थे, वो गलत बात था। तो इसको आदत बना लीजिए, तो और 2-4 को बीमारी से बचिएगा, डॉक्टर को पैसा देने से बचिएगा, दवाई में खर्चा करने से बचिएगा, वो पैसा दूसरे जगह आपके घर में काम आएगा। तो जितना हाइजीन सब कीजिएगा तो वैसे भी फायदे का चीज है, उसमें कोनो नया बात तो है नहीं। पहले जो कि अभी कोरोना के कारण पढ़ना है, पहले से आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया है। लेकिन आपके घर में कोई आदमी बीमारी हुआ, सर्दी हुआ, बुखार हुआ, तो पहले आप क्या करते थे? जल्दी से डॉक्टर के दिखाने जाना है, एक से पूछना है, टेस्ट हो गया, एक कोरोना निकल गया तो पड़ोसी का कहेगा, मामा का कहेंगे, चाचा का कहेगा, सब कहेगा कोरोना हो गया पूरा घर में। ये चक्कर में नहीं फंसना है। मेरा यही लोगों को सलाह रहता है, सबको बताना रहता है, या डॉक्टर भाई बंधु लोग जो हैं उनको भी कहना रहता है, आप मलेरिया का इलाज कर रहे हैं, डेंगू का कर रहे हैं, HIV का कर रहे हैं, तो कोरोना का भी इलाज कीजिए। ऐसे भी कौन पेशेंट कोरोना है नहीं है आपको नहीं पता है, तो जांच के बाद पता चलेगा। तो जो कोरोना का नहीं है उसको भी सफर हो जा रहा है बेचारा, डेंगू का भी नहीं हो रहा है, टाइफाइड का भी नहीं। घर में किसी को भी कोई भी सिम्टम हो, सर्दी खांसी हो, बुखार हो, तो उसको डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन उसको अभी कोरोना होने की संभावना ज्यादा है। इसमें कोई नया बात नहीं है। जब महामारी किसी एरिया में किसी डिजीज का फैलाव होता है तो फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो मेडिकल साइंस के हिसाब से होता है, उस सारे सिम्टम्स से, जो कि 5 बीमारियों में भी हो सकता है, लोग प्राइमरी उसी को रखता है। और वो कंफर्म करके कि वो नहीं है तो फिर डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब का जांच करके समझेगा, या डॉक्टर जो है अपना क्लिनिकल सेंस से समझेगा कि कोरोना नहीं है, दूसरा चीज है। तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे तब ना पता चलेगा जी। तो लोग क्या करते हैं, मैडम के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अपने मन से कि ये है वो है, तो कहीं इनने से उनने से इससे उससे बात करते हैं। फोनों से बतियाना है, डॉक्टर से बतिया लीजिए। बहुत डॉक्टर लोग सेवा कर रहे हैं, वर्चुअल क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों को इलाज कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। टीम बना के लोग पूरे बिहार में लोगों का सेवा कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्लिनिक बहुत लोगों का चल रहा है, इलाज हो रहा है। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने से डर के चुपचाप 5 दिन रखिएगा। अब इसका दूसरा परिणाम क्या होता है कि यदि वो किसी कारण से कोरोना है, छुपा रह गया, तो बीमारी तो रोज बढ़ेगा। कोरोना हो चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया, तो बढ़ेगा, इलाज नहीं होगा तो बढ़ते चला जाता है। बढ़ते बढ़ते हुए अचानक से इस स्टेज में पहुंच जाता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन के बिना कोई उपाय नहीं। अब उस स्टेट में यदि वो कोरोना हो चाहे डेंगू हो, कोरोना है तो और मुश्किल हो गया इलाज करना या बचा पाना पेशेंट को। और यहाँ डॉक्टर साहब हम आपको टोकना चाहेंगे कि और बीमारियां जो हैं उससे कोरोना तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अगर किसी परिवार में किसी सदस्य को कोरोना हो जाता है तो ये ऐसी महामारी है जो छूने से फैल रही है। नहीं, यहाँ पे गलत है मैडम, छूने से नहीं फैल रही है। पहला बात, इन्फेक्शन का तरीका छूने से नहीं फैल रहा है, छींक से, मौत से, उससे जा रहा है। स्प्रेड होता है, डायरेक्ट स्प्रेड बोलते हैं, रेस्पिरेटरी स्प्रेड बोलते हैं। छूने से नहीं होता है, किसी को टच करने से नहीं होता है। यदि आप मास्क लगाए हुए हैं अच्छे से टाइट, ये लोगों में भ्रांतियां हैं, एकदम भ्रांति है, नहीं गलत है। यदि हमारे घर में हमारे वाइफ को, हमारे बच्चे को या हमारे रिलेटिव को डेंगू ये कोरोना हुआ है और उसको कोरोना हुआ है और हम अपना मास्क प्रॉपर लगा के उसका सेवा कर रहे हैं, वो मास्क प्रॉपर लगा के रह रहा है, तो सेवा करने वाले को कोरोना हो जाएगा, ये गलत बात है। उसके टच करना, छूने से नहीं होता, छूने से नहीं होता। आप अपने पिताजी का, माताजी का, भाई का, बहन का, वाइफ का कोरोना हुआ है, उसका घर में सेवा करेंगे, थोड़ा बहुत बुखार है, दवाई से काम चल जाएगा, तो आपको इस छूने से कोरोना नहीं होगा। हाँ, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, प्रॉपर आइसोलेट थोड़ा कर लीजिए, सेवा कीजिए,
जो सावधानी बरतना है वो कीजिए, तो इससे नहीं होगा, इससे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन फैलने का तरीका है कि आपको जिस समय शुरू हुआ था उनको बीमारी, हम मास्क नहीं लगाए हुए थे, घर में थे, एक दूसरे आदमी घर में ऐसे ही बैठता है, तो उसके कारण होता है, टच करने से नहीं होता है। अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो मास्क लगा के रह रहा है, और उसको ऐसे भी आजकल मास्क लगाने का तो इतना दिन से प्राइम मिनिस्टर भी कितनी बार अपने एड्रेस में बोल चुके हैं। अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि मास्क लगाने से क्या फायदा होता है, नहीं होता है, जनता को खुद समझ में आना चाहिए। घर में भी रहना है तो मास्क घर में अब चूंकि इतना फैल गया है तो कोई आदमी, आपके हस्बैंड, कोई आप जैसे जॉब करती हैं, बाहर आती हैं, तो अब फिर बाहर भीतर जाती हैं, तो आप इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको हो गया हो, आपको अभी सिम्टम नहीं हुआ हो, तो घर में भी जितनी देर आप कोशिश करें क्या कि साफ सफाई गए, नहाए धोए किए। लेकिन यदि छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको रिस्क है, तो घर में भी मास्क लगा के यदि सोने के समय उतार लेना है तो इन्फेक्शन फैलने का चांस थोड़ा घट जाता है। जी, अभी इस तरह की भी भ्रामक बातें आई हुई हैं कि ये चीज खाने से या ये चीज पीने से कोरोना के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, तो इस पर आप जैसे चिकित्सकों की क्या सलाह? देखिए, ये चीज खाने से ये नहीं होगा, वो चीज खाने से ये नहीं होगा, ये जाटने से ये होगा, ये होगा, ये एकदम गलत बात है। हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये बाबा दादा बुजुर्ग किताब, सब मेडिकल साइंस, आयुर्वेद का किताब, सब में वर्षों से बताया गया है कि अच्छा स्वस्थ खाना खाने से, दूध पीने से विटामिन डी मिलता है, आम में बहुत जिंक होता है, नींबू में विटामिन सी होता है, ये सब बात बहुत पहले से बताया गया है। तो आप हेल्दी फूड यदि खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आपको बीमारी कम होता है। लेकिन ऐसा बात कि ये चीज खा लेने से डेंगू नहीं होगा, ये चीज खाने से मलेरिया नहीं होगा, ये चीज खा लेने से काला जीर्ण नहीं होगा, और ये चीज खा लेने से कोरोना भी नहीं होगा, ये गलत है जी। ये एकदम अनसाइंटिफिक बात है, र्यूमर्स है, मिथ है, लोगों को डराने या किसी खास प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है। कोई एनर्जी वर्धक नहीं होता है, कोई भी चीज एनर्जी वर्धक होता है तो सबसे पतला आदमी जो गांव का होता उसको खूब एनर्जी वर्धक खिला देते हैं और गांव के पहलवान को जाके पटक देता। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, तो जब नहीं हुआ तो मतलब क्या कि मिथ है, भ्रांति है। भ्रांति का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं या किसी चीज को गलत तरीके से फैला के उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो लोगों को मेरा अपील है कि ऐसे बातों में ना फंसे। अभी आम का मौसम है, आप यदि आम खाते हैं तो आम को फलों का राजा कहा गया है, ये सबको पता है, अलग से मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए या किसी को नहीं। यदि किसी को राजा बनाया जा रहा है तो उसमें कुछ अलग से गुण होगा। तो आम में इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इतने सारे विटामिन सी का मिश्रण इस क्वालिटी में, क्वांटिटी में मिक्स है नेचर के द्वारा कि यदि आदमी कोई एक आदमी आम सुबह शाम खा रहा है, अपने अभी मिल रहा है, तो उसकी सारी शारीरिक रिक्वायरमेंट जो विटामिन की, मिनरल्स की है, जिंक की है, ये सब पूरा हो रहा है। नींबू अवेलेबल है, अलग से नींबू का विटामिन सी के कैप्सूल खरीदने की जरूरत नहीं है जी। तो ये भ्रांतियों से बचना है जी। ये क्या है कि आपके मेंटल टेंशन को, चीजों को और बढ़ा रहा है। कोरोना से पहले भी जैसे हम लोग संतुलित भोजन लेते थे और जंक फूड से परहेज करते थे, तो वो चीज अभी भी करना आप माँ हैं जी। आप अपने बच्चों को कैसे अवॉइड करना चाहती हैं कि ये नहीं खाओ, ये पॉपकॉर्न, डिस्कॉर्न, ये मैगी, ये नूडल्स, ये नहीं खाने के लिए करती हैं, क्योंकि आप जागरूक माँ हैं, आपके पास नॉलेज है, पढ़ा है, आपको पता है कि जंक फूड है। आप बच्चों को चाहते हैं कि जंक फूड नहीं खाएगा तो पेट दर्द होगा, उसका एनर्जी नहीं होगा, जितना पढ़ना चाहिए उतना ताकत है, एकदम सही करती हैं। यही लोगों को करना है। आप ही खुद ही बात जवाब दे रही हैं, क्वेश्चन पूछने की जगह पे आप इतना अच्छा बात लोगों को मैसेज दे रही हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, वही अभी भी नहीं खाना है जी। और डॉक्टर साहब, अभी लॉकडाउन की अवधि के दौरान खबरों में आए दिन ये चीजें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रही हैं कि लोगों में अवसाद की भावना घर कर रही है। नहीं, ये बात कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। अवसाद की बात आप जो कर रहे हैं ना, यही चीज मैं लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स, काफी लंबे समय से लोग घरों में, जो हमारा एक आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, वर्चुअल आइसोलेशन सेंटर, जिसके थ्रू हम लोग करीब अब 4000 से ऊपर पेशेंट्स को गाइड कर चुके हैं। उसमें कुछ इलाज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ गाइडेंस की, काउंसलिंग की जरूरत थी। लगभग ये 4000 लोगों में से 1000 लोगों को कोई इलाज नहीं किया गया, न दवा दिया गया, न कुछ देखा, चूंकि उनको जरूरत नहीं थी तो उनको काउंसलिंग की गई। उनको काउंसलिंग, जो आपने पूछा ना अवसाद वाला बात और ये वाला, ये वहीं से मुझे भी समझ में आया। आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन इसका डीप इम्पैक्ट किसी भी फैमिली पे क्या हो रहा है। जब मैं ये वर्चुअल होम आइसोलेशन सिस्टम को ट्रेन लोगों को हेल्प करने गया
तो मुझे समझ में आया कि एक दूसरी बड़ी समस्या हर फैमिली, हर सोसाइटी, हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लोगों के बीच में, वो मजदूर वर्ग हो या वो नीचे का ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क का स्टेटा को हो या बड़े ऑफिसर्स हो या मंत्री जी हो या ये हो, ये होम आइसोलेशन सिस्टम में मुझे समझ में आया कि अवसाद वाली बात। लगभग 1,500 के लोगों को पेशेंट जो थे उनको कोई दिक्कत नहीं था, कोई दवा की जरूरत नहीं थी। तो थोड़ा समझाने के समझ में आया कि उनके फैमिली में उससे बड़ी समस्या है जी, जो ये अवसाद वाली बात आई। तो फिर थोड़ा वहां से ये समस्या आया। अभी आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ये क्या है कि आप सपोज कीजिए आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, लड़के हैं सब जी। अब ये 2 लड़के के दोस्त होंगे, कुछ 8-10 स्कूल जाते रहे होंगे, स्कूल बंद है उनकी जी। वो स्कूल वर्चुअल शिफ्ट हो गई है, ऑनलाइन में, ऑनलाइन स्टडी हो रही है। अब ये बच्चे के अपार्टमेंट में आप जहाँ रहती होंगी या जिस मोहल्ले में रहते होंगे तो वहाँ भी कुछ दोस्त होंगे जी। ये बच्चे कितने दिनों से उन लोगों से नहीं मिले? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो लगभग 4 महीने से नहीं है। हम आप ही को लेके बात करेंगे तो लोगों को इस समस्या समझ में आ जाएगी। हम आप और बात करेंगे इस समस्या को तो 5 मिनट चाहेंगे। तो ये आपके दोनों बच्चे किस क्लास में हैं? जी, बड़ा बेटा 7 क्लास में है और छोटा वाला बेटा 4 क्लास में। तो हाँ, ये बड़ा वाला 7 में है तो 7-5 12-13 साल का होगा जी। और छोटा वाला 4था में है तो 5-9 साल के आसपास का होगा, 9 से 10 साल के आसपास का होगा। तो एक 10 साल का हो गया, 15 साल का बच्चा हो गया आपका, 12 साल का। तो 12 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा क्या चाहता है अपने लाइफ में? थोड़ा दोस्तों से मिलना चाहता है, उछल कूद करना चाहता है, बात करना चाहता है। कितने दिनों से नहीं मिला है? 4 महीने तो हुए। 4 महीने से आपने अपने बच्चों को किसी कारणवश से, जिसका नाम कोविड-19 कोरोना वायरस है, एक तरह से व्यूर जेल में डाला हुआ है। हमने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने लोगों को 4 महीने से वर्चुअल व्यूर जेल में डाला हुआ है, वर्चुअल पुलिस कस्टडी में डाला हुआ है, वर्चुअली उनको कैद में रखा हुआ है। उनका बौद्धिक विकास, उनकी दैनिक दिनचर्या है, जो उनके दिमाग पे असर हो रहा है, दिमाग बढ़ना चाहिए था। दूसरे से बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या होता है? वो उसको कुछ पिन करता है, कुछ शरारत करता है, कुछ उसका शिकायत बतियाता है, कुछ थप्पड़ एक दूसरे को मारता है, कभी खेलता है, तो वो एंजॉयमेंट होता है। बच्चों का नेचर होता है खुलापन, इधर भागो उधर भागो। स्कूल जाता है तो वहाँ शैतानी करना चाहता है, नोटी कुछ शरारतें करना चाहता है। वो 4 महीने से बंद है। तो बच्चे के साथ ये हाल है, उसकी सारी एक्टिविटी बंद हो गई है, तो उसमें अवसाद डेवलप करेगा। उसका जितना एनर्जी होना चाहिए, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो धीरे धीरे घटेगा। वो जितने दिमाग को यूज करके अच्छा एक भविष्य का आदमी बन सकता था, वो ये 4 महीने की जगह पे और जल्दी बढ़ता गया तो और खराब स्थिति में। ये चेंज का टाइम है। हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों को, डॉक्टर्स को, फैमिलीज को, सबको ये समझने का टाइम है कि हमने चेंज होना है। कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन या कोरोना वायरस संसार का सबसे महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी ये नहीं बता सकता है, डॉक्टर भी नहीं बता सकता है कि 2020 दिसंबर 31 को खत्म हो जाएगा, कि 2021 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म हो जाएगा, या 31 जून 2021 को जब 30 जून को वैकेशन होगा तो खत्म हो जाएगा, या अगले साल 31 दिसंबर, नहीं पता है। कोई नहीं आज की तारीख में बोल सकते हैं, तो हम भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते हैं, कोई सरकार नहीं बोल सकती है। ये नहीं खत्म होगा। साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको। अब इस बात के बाद एक स्पष्ट डीडी पे बोल रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट चैनल से। मेरी स्टडी, मेरी नॉलेज, मेरी डेप्थ जो भी है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, लेकिन नेचर एंड साइंस के कॉम्बिनेशन के आधार पर एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कालाजार है, नहीं खत्म होगा, तो हमने चेंज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे बस चलते चलते एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि खुद से दवाई लेना अभी के समय में उचित है या नहीं? नहीं, अभी के समय में नहीं, किसी भी समय में खुद से दवा लेना उचित नहीं जी। अब मलेरिया, कालाजार, किसी डेंगू, किसी सर्दी खांसी के लिए भी खुद से भी लेना, प्रेगनेंसी में, चाहे नॉर्मलसी में, या किसी चीज के लिए खुद से दवा नहीं लेना चाहिए। अंत में चलते चलते एक बार ये भी बता दीजिए कि कोविड-19 से बचाव के लिए हमें जो भी तैयारियां करनी हैं, तो
क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है। एकदम सही जी। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि ये कोरोना के प्रति जो लोगों का डर है ये खत्म हो जाए और लोगों को लगे कि ये भी आम बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है। जी। लोगों को यही समझना है कि जैसे मलेरिया है, कालाजार है, डेंगू है, वैसे ही कोविड-19 का इन्फेक्शन है। हमने सब काम करना है, सावधानी रखना है, सफाई करना है, ऐसे रहना है। लेकिन अब आप सब काम करें और सावधान होकर काम करें। बीमार हो तुरंत डॉक्टर साहब को कॉल करें, सरकार की इतनी हेल्पलाइन है उनको कॉल करें, बदर करें, लेकिन आप सामान्य की तरफ जाए। तो दर्शकों, अभी आपने हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात रंजन की बातें सुनी कि कोरोना को भी और बीमारियों की तरह ही एक बीमारी समझना है, इससे डरना नहीं है, सावधानी और सतर्कता रखनी है और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर लिखें। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, ट्रेजर रोड, पटना 800001। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।